हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम आज लेके आए हैं अगला बिलियन का नया लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अपने पास में जो बचे हुए 3 सांद्रता के पद हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, बस छोटे छोटे से पद हैं, इनको भी हम कवर कर लेते हैं, ठीक है, जिससे ये भी हमारे मिस ना हो सके। तो देखो अपन को यहाँ पे देखना है, मैं सबसे पहले अगले चलते हैं हम आगे। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है किसको, फॉर्मलता को। फॉर्मलता, देखो जिसका नाम इंग्लिश में क्या दे रखा है, फॉर्मेलिटी, वैसे ही इसका काम भी है फॉर्मलिटी, फॉर्मलता। हो क्या है, फॉर्मलता। इंग्लिश में जैसे ही नाम है फॉर्मेलिटी, वैसे ही कुछ काम है इसका फॉर्मेलिटी का, क्योंकि ये वाला जो टर्म्स है वो बिल्कुल जस्ट सिमिलर है, बिल्कुल एक जैसा है। कैसे, किसके जैसा कि अपने पास में मूलरता है, उसी के समान बिल्कुल क्या है, फॉर्मलता है। बस अंतर कितना सा है, बस अंतर इतना है कि मूलरता हम बेसिकली आयनिक एककों के लिए नहीं करते हैं, लेकिन आयनिक एककों के लिए हम बेसिकली किसको लेके आते हैं, हम फॉर्मलता शब्द का उपयोग करते हैं, क्योंकि इनके जो आपके पास में अणुभार होता है वो सही तरीके से ज्ञात नहीं किया जाता, जिसके कारण हम यहाँ पे थोड़ा सा अंतर करके यहाँ पे हम लेके आते हैं, जिसको फॉर्मलता को लेके आते हैं। अपने पास में दे रखा है किसी विलयन में घुले हुए एगुत के प्रति लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या क्या कहलाती है, फॉर्मलता कहलाती है। वही विलय के मोलों की संख्या क्या कहला रही है, फॉर्मलता कहला रही है। मतलब बिल्कुल मोलरता के समान है। अंतर किसमें आएगा इसका, अंतर इसके जो अपन के पास में फॉर्मूला बाहर है इसके अंतर अंतर आने वाला है। फॉर्मूला गलत लिखा है, अभी हम इसको सही लिख रहे हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, जब किसी यौगिक का कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब क्या है, अपने पास में कोई आयनिक यौगिक दे रखा है या प्रबल विद्युत अपघट्ट दे रखा है, जैसे NaCl, KNO3 आदि। आप तो सीधा ध्यान रखें कि आयनिक यौगिक होगा तो हम वहां पे फॉर्मलता शब्द को लेके आएंगे, ठीक है। हम मोलरिटी की बजाय फॉर्मेलिटी का वहां पे उपयोग करते हैं, हम फॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करते हैं। अपने पास में देखो फॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होगा, अपने पास में होगा विलेय का भार, विलेय का विलेय का भार किसमें, ग्राम में, ग्राम में। बटे में क्या आ जाएगा, अपने पास में जब हम यदि मोल लिखते हैं तो भार बटे अणुभार आता है, तो अणुभार की जगह पे यहाँ पे फॉर्मूला भार आता है, और ये फॉर्मूला भार बिल्कुल समान होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, आयनिक एककों में बिल्कुल समान होता है। फॉर्मूला भार थोड़ा कितना आ जाएगा, विलयन का आयतन आ जाएगा, विलयन का आयतन आपको देखने मिल जाएगा। अरे यार क्या समस्या उत्पन्न होगी, विलयन का आयतन आ जाएगा। तो हमारे पास में यही सूत्र आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि हमारे पास में क्या हो जाएगा, फॉर्मलता का सूत्र बन जाएगा। तो हम आसानी से, आपको ध्यान बस ये रखना है कि यदि हम आयनिक यौगिकों के लिए क्या ज्ञात कर रहे हैं, मोलरता ज्ञात करने की बात कर रहे हैं, तो वही एक तरीके की क्या है, फॉर्मलता है, ठीक है। तो मोलरता और फॉर्मलता दोनों ही लगभग लगभग एक समान दे रखी है, इन दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या दे रखा है हमारे पास में। अपने पास में फॉर्मलता और मूलरता में अंतर दे रखा है, देखो इसको समझते हैं हम बेसिकली क्या दे रखा है। आपको पता है कि हम फॉर्मलता को किससे, एफ से निरूपित करते हैं, एफ से, जबकि मूलरता को किससे, एम से हम निरूपित करते हैं, कैपिटल एम से निरूपित करते हैं, ठीक है। क्या लिख दिया टाइपिंग करते समय, परिवर्तन, परिवर्तन में देखो क्या है, समय के साथ बदल सकती है, जो फॉर्मलता है वो समय के साथ साथ क्या करती है, बदल सकती है, मतलब समय पर निर्भर कर सकती है। और मोलरता किसी भी विलयन की आमतौर पर स्थिर रहती है, परिवर्तित नहीं होती है, ठीक है। जबकि इसमें देखो अपने पास में हम प्रयोग की बात करें तो प्रयोग अपने पास में क्या दे रखा है, यह पूरी तरह आयनिक यौगिकों के लिए, मतलब हम इसका उपयोग आयनिक यौगिकों के लिए ही करेंगे, ठीक है। किसका, फॉर्मूला शब्द का उपयोग आयनिक यौगिकों के लिए करेंगे, जबकि यहाँ पे हम सामान्य यौगिकों के लिए ही इसका उपयोग करेंगे, मतलब विद्युत अनवकटों के लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं।
अब देखो तीसरा अंतर है, यदि हम पॉइंट की बात करें व्यवहार की, तो यहाँ पे बिहेवियर कैसा होता है इसका, हम इसको थ्योरेटिकली ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? थ्योरेटिकली, सैद्धांतिक रूप से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, जबकि इसको हम व्यवहारिक रूप प्रैक्टिकल तरीके से हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली हम इसको क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये हमारा तरीका रहता है, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते रहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे अपने पास में क्या दे रखा है, अपने पास में दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि 58.5 ग्राम NaCl को पानी में घोलकर कुल आयतन 1 लीटर किया जाए तो फॉर्मूला अपन को याद करनी है। तो आपको पता है फॉर्मूला बराबर विलेय का भार, किसमें, ग्राम में, विलेय का भार ग्राम में, जबकि NaCl जो अपने पास में दे रखा है यही फॉर्मूला सूत्र होता है, फॉर्मूला सूत्र यही होता है। बेसिकली जब हम एक इकाई सेल में NaCl के अणुओं की संख्या ज्ञात करते हैं तो वहां पर सोडियम भी 6 आता है और क्लोरीन भी 6 आता है, मतलब NaCl का होल 6 हमें, सॉरी होल 6 नहीं, होल 6 तो हमें सीजियम क्लोराइड में मिलता है, हमें होल 4 मिलता है, मतलब सोडियम के भी 4 अणु और क्लोरीन के भी हमें 4 अणु मिलते हैं, मतलब NaCl के 4 इकाइयां मिलती हैं वहां पर। तो हम बोल देते हैं कि एक इकाई सेल के अंदर अपने पास में 4 फॉर्मूला यूनिट उपस्थित होती हैं, लेकिन उनमें से हम केवल एक का भार लेना, जो हम NaCl का अणु भार लिया करते हैं, वही लेके चलना है। तो अपन के पास में ये अपन को मिल जाएगा विलयन का आयतन, जिसमें लीटर में मिल जाएगा, विलयन का आयतन आपको मिल जाएगा, ये आयतन है। आप देखें यहाँ पे विलेय का भार कितना दे रखा है, 58.5 ग्राम दे रखा है। अपन देखें यदि हम फॉर्मूला भार ज्ञात करें तो फॉर्मूला भार NaCl का ही हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पे 23 प्लस 35.5 मिल जाएगा, ये अपन को मिल जाएगा 58.5, तो अपॉन में भी कितना 58.5 आ जाएगा। और अपन को विलयन का आयतन 1 लीटर दे रखा है, हमें 1 लीटर में ही बात करनी है, तो अपने पास में एक फॉर्मल या फॉर्मलता, ठीक है, एक फॉर्मल अपन को इसकी विलयन की फॉर्मलता मिल जाएगी। ठीक है, फॉर्मल इसकी क्या होती है, इकाई होती है, जैसे मोलरता की मोलर होती है, नॉर्मलता की नॉर्मल होती है, वैसे ही फॉर्मलता की फॉर्मल अपन को इकाई देखने को मिलती है। हम आगे की तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमारे पास में पीपीएम की परिभाषा क्या होती है। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, और मिलियन का मतलब कितना होता है, 10 लाख। कितना होता है, ओहो लाश लिख दिया, 10 लाख, 10 लाख, मतलब यहाँ पे हमें किसी भी घटक का 10 लाख में भाग देखना है, विलयन के 10 लाख भागों में से हमें विलय के घटकों को देखना है कि विलय का घटक कितना है, विलय का कितना भाग उपस्थित है। आप देखें यहां से हम क्या करेंगे, आप देखो इसको पढ़ लेते हैं पहले। अपन को क्या दे रखा है, पीपीएम वह मात्रक है जो किसी भी विलयन या मिश्रण में किसी घटक की सांद्रता को दर्शाता है, मतलब दर्शाने का काम तो सभी कर रहे हैं, सब सांद्रता के पद कर रहे हैं, के लिए उपयोग किया जाता है। जहां घटक की मात्रा 10 लाख भागों में से दर्शाई जाती है, मतलब चाहे हम विलेय को लें चाहे हम विलायक को लें, यदि हम उसकी मात्रा की बात कर रहे हैं, उसकी हम पीपीएम ज्ञात कर रहे हैं, तो 10 लाख मिश्रण के 10 लाख भागों में से हमें इसका देखना पड़ेगा। मतलब हम इसको क्या लिखेंगे, यदि हम पीपीएम की यहाँ पे परिभाषा लिखें, एक सूत्र लिखें, तो हम लिखेंगे विलेय का भार, विलेय का भार ग्राम में लिखें आप, ठीक है, बटे में किसका, विलयन का भार, विलयन का भार किसमें, ग्राम में। लेकिन हम किसमें देखेंगे, 10 लाख भागों में देखेंगे, मतलब 10 की घात 6 भागों में कितना उपस्थित है, इसको हम पीपीएम बोलेंगे। ये काफी छोटी सांद्रता के पद हैं, बहुत छोटे सांद्रता के पद हैं। इसमें लिखा भी है जब किसी तत्व या यौगिक की मात्रा बहुत ही कम होती है, मतलब बहुत ही कम मात्रा में दी है, अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में दी है, तो उसकी सांद्रता को हम पीपीएम के पदों में व्यक्त करते हैं। हम उनकी सांद्रता को कहाँ पे, पीपीएम के पदों में व्यक्त करते हैं, पीपीएम में हम ज्ञात करने वाले हैं, तो हम पीपीएम के पदों में को हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात करने वाले। वैसे ही सिमिलर अपने पास में पीपीबी है, यहाँ पे हम पीपीएम की बात कर रहे हैं, वहां पे 1 अरब भाग में हम देखने वाले हैं, मतलब ये और छोटा पद है। अपने पास में पीपीबी वह मात्रक है जो किसी विलयन या मिश्रण में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म घटक, क्या
जो कोई घटक बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है की सांद्रता को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है, जहां इस घटक की मात्रा प्रति 1 अरब भागों में व्यक्त की जाती है, मतलब 10 की घात 9 भागों में व्यक्त की जाती है। जैसे हम यदि लिखें यहाँ पे पी पी बी, तो अपने पास में कितना मिलेगा, हम लिखेंगे विलेय का भार बटे में विलयन का भार लेकिन अब यहाँ पे कितना 10 की घाते 9 भागों में हमें देखना है, कितना है 10 की घाते 9, मतलब 1 अरब भाग में कितना विलेय का भाग उपस्थित है। ये दोनों ही सांद्रता के पद बहुत छोटे पद हैं, इसीलिए हम इन्हें भार के रूप में और आयतन के रूप में, दोनों के रूप में हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कई किताबें यहाँ पे दोनों के पदों में इसकी सांद्रता को व्यक्त करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे से पद हैं, हम इनका उपयोग करते हैं। इसमें भी पढ़ लेते हैं, जब किसी पदार्थ की मात्रा इतनी कम हो कि वह प्रति 10 अरब भागों में मापी जाए, तब उसे हम पीपीएम के पदों, पीपीबी के पदों में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो बहुत छोटे सांद्रता के पद है, इनकी हमें केवल थोड़ी सी परिभाषा पता होनी चाहिए कि हम किसी भी अवयवी घटक के जो भाग की बात करेंगे वो हम उसमें 10 लाख भाग में, इसमें हम 1 अरब भागों में मापने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो एक अंतर अपने पास में दे रखा है, अंतर कितना दे रखा है यहाँ पे देखते हैं। हम यहाँ पे अपने पास में दे रखा है कि पीपीबी और पीपीएम की तुलना हम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे रखा पीपीएम और यहाँ पे रखा हमने पीपीबी। देखो पहला ही अंतर पूरा नाम पार्ट्स पर मिलियन है, मिलियन का मतलब 10 की घाते 6 और यहाँ पे 10 की घाते 9, 10 की घाते 6 ये अपन को मिल जाएगा। अगला देखो, अगला अपने पास में क्या दे रखा है, हिंदी में अर्थ क्या है, 10 लाख भागों में हम बात करेंगे और यहाँ पे 1 अरब भागों में हम बात करने वाले हैं किसी भी घटक की मात्रा को। जबकि इसमें गणनात्मक रूप यदि हम बात करें तो घटक का भाग ग्राम में भी लिख सकते हो, तो मिश्रण का भाग भी, कुल मिश्रण को भी ग्राम में लिखना है और गुणे 10 की घाते 6, मतलब यहाँ पे घटक और बटे में कितना कुल मिश्रण, और यहाँ पे 10 की घाते 9 भागों में हमने जो फॉर्मूला लिखवाया उसकी आपको बात करनी है। इकाई का उपयोग कब करें, जब घटक की मात्रा बहुत कम हो, जो घटक दिया है उसकी मात्रा बहुत ही कम दे रखी है, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा दे रखी है, और जब घटक की मात्रा अत्याधिक सूक्ष्म हो, मतलब इसकी तुलना में भी बहुत छोटी हो, तब हम उसका उपयोग करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मात्रा का स्तर अपने पास में क्या जाने वाला है, तो हमारे पास में माइक्रोग्राम, ग्राम या मिलीग्राम, किलोग्राम के अंदर हम इसको मापने वाले हैं। ये 3 चीजें हैं, इनके अंदर हम क्या करेंगे, मापने का हम काम कर सकते हैं, मतलब इसकी एक तरीके की इकाइयां दे रखी हैं। अपन को नैनोग्राम, ग्राम या माइक्रोग्राम या किलोग्राम के अंदर हम इनको मापने वाले हैं। ठीक है, आप देखें उदाहरण के लिए हमने बात की, यहाँ पे उदाहरण हमारे लिए क्या है, तो अपने पास में दे रखा है 1 मिलीग्राम NaCl को 1 किलोग्राम वाटर में यदि हम रखते हैं तो हमारे पास में इसको हम 1 ppm के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 1 ppm के बराबर होगा, क्योंकि आप मिलीग्राम को ग्राम में परिवर्तित करोगे तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, और जबकि किलोग्राम को ग्राम में परिवर्तित करोगे तो 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो ओवरऑल 10 की घाते 6 का अंतर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। जबकि इसमें देखो 1 माइक्रोग्राम NaCl इन 1 ग्राम ऑफ वाटर, तो यदि हमें माइक्रोग्राम को किसमें परिवर्तित करना है, ग्राम में, तो 10 की घाते -6 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और अपने पास में 1 किलोग्राम को भी किसमें यदि ग्राम में परिवर्तित करेंगे तो 10 की घाते 3 से, तो यहाँ पे जो अंतर आएगा 10 की घाते 6 से बढ़ के 10 की घाते 9 में पहुंच जाएगा, जो कि किसके बराबर है, अपने पास में 1 ppb के बराबर आपको देखने को मिल रहा है, 1 pp के बराबर है। जबकि देखो इसका हम उपयोग कहाँ पे करेंगे, प्रयोग क्षेत्र। अपने पास में देखना है कि हम प्रयोग का जो क्षेत्र करेंगे वो अपने पास में कितना आने वाला है। यहाँ पे हम देखेंगे जल की शुद्धता, वायु की गुणवत्ता के लिए हम इसका उपयोग करने वाले हैं। हम इन चीजों के लिए हम इसका उपयोग करने वाले दे रखे हैं कि हम इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, अपन इसका उपयोग करने वाले हैं। यहां से देखो अपने पास में, इसमें देखो कहां पे प्रदूषक मापन, हम क्या करना है, प्रदूषण की क्वालिटी को यदि हमें चेक करना है तो हम पीपीबी का हम उपयोग करने वाले हैं। यहाँ शुद्ध जल, वायु की गुणवत्ता के लिए, जबकि यहाँ पे प्रदूषक मापक
जो अपने पास में अनबन हाइड्रोकार्बन कार्बन के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत छोटी छोटी मात्रा में, बहुत छोटे छोटे पार्टिकलों के रूप में उपस्थित होते हैं, तो उनको मापने के लिए हम पीपीवी का उपयोग करते हैं। अत्यधिक विषैले सूक्ष्म तत्व के लिए हम इसका उपयोग करने वाले हैं, ठीक है, इसका उपयोग करने वाले हैं। अपने पास में दे रखा है कि पीपीबी बनाम पीपीएम बनाम पीपीबी, मतलब पीपीएम का मतलब है 1 भाग प्रति 10 लाखवें भाग में, 10 की घात 6 भाग में, और यहाँ पे 1 भाग प्रति 10 की घात 9 भाग में हम बात करेंगे, ठीक है। साथ में हमारे पास में हमने तुलना की है, तो 1 पीपीएम बराबर कितना आएगा, 1 पीपीएम बराबर 10 की घाते 3 पीपीबी, क्या आएगा 10 की घाते 3, मतलब 1000 पीपीबी आपको मिल जाएगा, ठीक है। जबकि इसमें कितना आएगा, 1 पीपीबी बराबर कितना, वही बटे में पहुंच जाएगा आपको, तो कितना 0.01 पीपीएम आपको यहां से देखने के लिए मिल जाएगा कि हमारे पास में ए देखने के लिए मिल जाएगा। ओ हो यहीं पे खत्म हो गया है। चलो भैया, आज हम एक छोटा सा ही लेक्चर को डिस्कस करें, इसमें अपने पास में, तो अपने पास में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 1000 आपको पीपीबी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। आज के लिए अपना इतना ही क्या रहने वाला है, सफिशिएंट रहने वाला है, बाकी का हम डिस्कस करेंगे, कल डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे सांद्रता के पद, सारे पद क्या हो चुके हैं, हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं।